Good morning friends. Today we are going to study chapter 2 of first unit, national income and related aggregates. Chapter 1 था circular flow of income. Chapter 2 जो है basic concepts of macro economics है. तो इसमें हम बात करेंगे आज theoretical concepts के ऊपर और साथ ही साथ कैसे फॉर्मूले को डिराइव करते हैं. मैं इस चैप्टर में आपको एक भी फॉर्मूला रटवाऊंगा नहीं, सारे फॉर्मूले डिराइव करना सिखाऊंगा. तो सबसे पहले आप कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे. पहला कॉन्सेप्ट है नॉर्मल रेसिडेंट किसे कहते हैं. नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल यानी पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन जैसे कि स्कूल्स हो गए, कॉलेज हो गए, फॉर्म्स हो गए. तो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल और एन इंस्टीट्यूशन हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री, जो उस एरिया में रहता हो. ऑर्डिनरली, हमेशा नहीं, रेगुलरली नहीं, ऑर्डिनरली उस एरिया में रहता हो. एंड whose सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री. देखिए एक वर्ड आया नया, व्हाट इज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट. व्हाट इज सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट. तो सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट implies two things. The resident lives और इज लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी. वो जो रेसिडेंट है वो डोमेस्टिक टेरिटरी में उसे रहना चाहिए. द रेसिडेंट कैरीज आउट बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ अर्निंग, स्पेंडिंग एंड एक्यूमुलेशन फ्रॉम दैट लोकेशन. अब मैं आपको कुछ केस देता हूं, आप बताना वो रेसिडेंट है या नहीं. राम ऑर्डिनरली इंडिया में रहता है और वो इंडिया में जॉब करता है. तो अर्निंग भी इंडिया में कर रहा है. इंडिया में वो जो अर्निंग पैसा कमाया उसे खर्च भी करता है. तो उसे कहेंगे हम स्पेंडिंग. और जो पैसा खर्च करने के बाद जो पैसा बच गया उसे सेव कर लेता है, सेविंग. इसे एक और नाम बोल सकते हो आप, एक्यूमुलेशन. तो क्या राम रेसिडेंट है? हाँ जी, राम रेसिडेंट है. तो रेसिडेंट होने के लिए आपको उस एरिया में ऑर्डिनरली, हमेशा नहीं रहना पड़ेगा, ऑर्डिनरली. इनकम टैक्स में बोला गया है अगर आप पिछले साल 182 डेज से ज्यादा अगर रहते हो भारत देश में तो आप भारत देश के रेसिडेंट हो. लेकिन इकोनॉमिक्स में क्या है, नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब क्या हो गया, जो भारत देश में नॉर्मली रहता है और जिसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भारत देश में लाई करता है. सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या हो गया भाई, जो आप एक बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी अर्निंग, स्पेंडिंग और एक्यूमुलेशन भारत देश में कर रहे हो तो आप क्या हो गए, भारत देश के नॉर्मल रेसिडेंट. फिर से, नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अ कंट्री रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, पर्सन भी होंगे और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन भी होंगे. पर्सन भी होंगे और साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन भी होंगे. हु ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री, ऑर्डिनरली आप इस कंट्री में रिसाइड करते हो. एंड हु सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री. और आपका इकोनॉमिक इंटरेस्ट आप खर्चा कर रहे हो, अर्निंग कर रहे हो और एक्यूमुलेशन सेविंग कर रहे हो उसी कंट्री में, तो आप उस कंट्री के नॉर्मल रेसिडेंट हो. ठीक है, ये तो हमने नॉर्मल रेसिडेंट पढ़ लिया. अब हम पढ़ेंगे फॉलोइंग, कौन कौन से कैटेगरी जो नॉर्मल रेसिडेंट में नहीं आते हैं. बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ. तो नाउ फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट. अभी हमने जस्ट पढ़ा कि किसे किसे रेसिडेंट बोलेंगे, अब हम पढ़ रहे हैं किसे रेसिडेंट नहीं बोलेंगे. अभी हमने जो पढ़ा रेसिडेंट का मतलब क्या पढ़ा हमने, दो कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो रेसिडेंट होगा. पहला, नॉर्मली रिसाइड करेगा, ऑर्डिनरली resides in the country. और दूसरा था सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट. सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या होगा यार, ऑल्सो लाइज इन द कंट्री.
सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट का मतलब क्या बताया था मैंने आपको? अर्निंग, दूसरा स्पेंडिंग, तीसरा अकोमोडेशन। कोई भी नॉर्मल रेसिडेंट कब कहेगा? जब वो ऑर्डिनरी रिसाइड्स करेगा उस कंट्री में, और दूसरा उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन दैट कंट्री। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम इसको देखेंगे। अब बताइए मुझे आप, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर, कोई फॉरेन से टूरिस्ट आया है, विजिटर आया है अपना हॉलीडे बिताने के लिए, या फिर मेडिकल का ट्रीटमेंट करवाने के लिए, या फिर स्टडी करने के लिए, स्पोर्ट्स खेलने के लिए, जैसे आईपीएल हो रहा है तो क्रिस गेल आया है वेस्ट इंडीज से खेलने के लिए, या फिर कोई कॉन्फ्रेंस करने के लिए, तो बताइए क्या वो ऑर्डिनरी भारत का है? ऑर्डिनरी भारत में रहता है? नहीं। क्या उसका सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट भारत में आता है? तो नहीं। तो इसे हम फॉरेन टूरिस्ट और विजिटर को हम नहीं रेसिडेंट बोलेंगे अगर वो इन कैटेगरी में फॉलो करता है। हॉलीडे बिताने के लिए आया हो, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया हो, स्टडी के लिए आया हो, स्पोर्ट्स के लिए आया हो और कॉन्फ्रेंस के लिए आया हो। ठीक है। दूसरा है फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज, ऑफिसर, डिप्लोमेट्स एंड मेंबर ऑफ आर्म फोर्स। इसका मतलब क्या होगा? कनॉट प्लेस का नाम तो सुना होगा आपने, सीपी। तो वहां पर आप देखते होंगे अगर आपको अमेरिका का वीजा चाहिए तो आपको अमेरिका का एम्बेसी जाना पड़ता है, और वहां पर इंटरव्यू दोगे तो आपको इंटरव्यू दोगे, उसके बाद अप्रूव होगा इंटरव्यू, उसके बाद आपको वीजा कराना पड़ेगा। तो ये जो फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज जो होते हैं, या फिर ऑफिसर डिप्लोमेट्स होते हैं, ये मेंबर ऑफ आर्म फोर्स होते हैं, ये भारत में रह तो रहे हैं लेकिन भारत के नागरिक नहीं है, भारत के रेसिडेंट नहीं है। ये कहाँ के रेसिडेंट है? जिस देश का वो एम्बेसी है। जैसे मान लो अमेरिका की बात कर रहा हूँ, अमेरिका का एक एम्बेसी भारत में है, तो वो ये रेसिडेंट भारत के नहीं होंगे, ये कहाँ के रेसिडेंट होंगे? अमेरिका के होंगे। जैसे मान लो भारत का एम्बेसी अमेरिका में है, तो वहां जो भारत के लोग काम कर रहे हैं वो अमेरिका के रेसिडेंट नहीं होंगे, कहाँ के रेसिडेंट होंगे? भारत के। तीसरा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि WHO, UN। WHO का फुल फॉर्म क्या होगा? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अभी तो काफी कोविड-19 के कारण आप WHO के बारे में काफी जान चुके हो। तो WHO क्या करती है बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो भी होते हैं ना, WHO, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, तो इनका काम क्या होता है? ये ना भारत के रेसिडेंट नहीं, मतलब ये जिस देश के होते हैं ना वहीं के ये रेसिडेंट होते हैं। इनकी काफी ब्रांचेस होती हैं। तो मान लो WHO की ब्रांच भारत की में है तो इसे भारत का रेसिडेंट नहीं बोलेंगे। मैंने आपको शुरू में बताया था, रेसिडेंट या तो इंडिविजुअल हो सकता है या तो इंस्टीट्यूशन हो सकता है। तो WHO को इसलिए मैं बोल रहा हूँ। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हम रेसिडेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है। अच्छा, एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, गलत स्पेलिंग दिया। एम्प्लॉय ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जब ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ही हमारा रेसिडेंट नहीं है तो उसके एम्प्लॉय भी रेसिडेंट हमारे नहीं होंगे। लेकिन अगर उसका एम्प्लॉय हमारे देश में 1 साल से ज्यादा रहता है तो हम उसे रेसिडेंट बोलने लगेंगे। इफ द एम्प्लॉय आर वर्किंग फॉर मोर देन इंटरनेशनल एजेंसी more than 1 year, more than 1 year in international agency, then they become the normal resident in a country in which such institution are located. जैसे मान लो UNO का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, या फिर WHO जो भी है। अब मान लो इसकी एक ब्रांच इंडिया में खुल गई और इस इंडिया वाली ब्रांच में UNO की ब्रांच है, इस इंडिया वाले ब्रांच में कोई अमेरिका का आदमी आया और काम करने लगा। अगर ये पर्सन जो अमेरिका से आया है
अगर ये 1 साल से कम काम करता है इस इंडिया वाले ब्रांच में, तो हम इसे इंडिया का रेसिडेंट नहीं बोलेंगे। लेकिन जैसे ही ये 1 साल से ज्यादा काम करने लगा, तो फिर हम इसे इंडिया का रेसिडेंट बोलेंगे। चौथा क्या है? क्रू मेंबर ऑफ फॉरेन वेसल, कॉमर्शियल ट्रैवलर एंड सीजनल वर्कर। क्रू मेंबर समझते हो? शिप देखते हो आप, शिप्स, फॉरेन शिप है तो उसके भी जो मेंबर होते हैं ना, जो पायलट वाले होते हैं, उसे अगर देखो प्लेन चला रहे हो तो उसे बोलते हैं पायलट। अगर आप नाव चला रहे हो, शिप चला रहे हो, उसे बोलते हैं क्रू मेंबर। तो कोई क्रू मेंबर है फॉरेन शिप का, तो उसे भी हम रेसिडेंट नहीं बोलेंगे। कब रेसिडेंट बोलेंगे? जब वो भारत देश में 1 साल से ज्यादा स्टे करता है। अच्छा, बॉर्डर वर्कर, मेरा घर पाकिस्तान, नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के पास है। मैं इंडिया में रहता हूँ डेली, और मैं जॉब जहाँ करता हूँ नेपाल में, तो बताऊँ मैं किस देश का रेसिडेंट हूँ? इंडिया का हूँ कि नेपाल का हूँ? तो यहाँ पर बोला गया है क्या, जिस देश में आप रहते हो ना, उस देश के रेसिडेंट हो। तो यहाँ पर आप इंडिया में रहते हो, इसलिए आप इंडिया के रेसिडेंट हो। ठीक है, समझ में आया ना? देखिए जी, हमारे माइंड में ऑफन ये कंफ्यूजन होता है कि सर सिटीजन और रेसिडेंट दोनों एक है। नहीं, सिटीजन अलग होता है, रेसिडेंट अलग होता है। सिटीजन का मतलब होता है, सिटीजन एक लीगल कॉन्सेप्ट है, और ये जो बेस्ड होता है बेस्ड ऑन प्लेस ऑफ बर्थ। अगर मैं भारत देश में जन्म लिया हूँ तो मैं भारत का ऑटोमेटिकली सिटीजन बन जाता हूँ। और रेसिडेंट क्या होता है? ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। रेसिडेंट कब किसे बोलोगे आप? तो रेसिडेंट जब बोलोगे, जो पर्सन ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री फॉर अ पीरियड ऑफ मोर देन 1 ईयर और सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन द कंट्री। रेसिडेंट कब बोलोगे? ऑर्डिनरली रिसाइड्स इन द कंट्री फॉर अ पीरियड मोर देन 1 ईयर, सेंटर ऑफ इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑल्सो लाइज इन द कंट्री, तो उसे आप बोल दोगे रेसिडेंट है। सिटीजन कब बोलोगे आप? जब आप उस देश में जन्म लिए हो तो आप उस देश के सिटीजन कहलाओगे। या फिर सिटीजनशिप आप एक और तरीके से कह सकते हो, आपने ये कानून सुना होगा, बहुत विरोध हुआ इसका, CAA, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो इसको फॉलो करके आप सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हो, और सरकार को लगेगा कि आपको सिटीजनशिप देना चाहिए, तो सरकार आपको सिटीजनशिप दे देगी। तो सिटीजनशिप और रेसिडेंट दोनों अलग अलग कॉन्सेप्ट है। एक चाइनीज व्यक्ति, चाइना का एक पर्सन है, छोड़ो चाइना का एग्जाम्पल नहीं होगा, पहले मैं पाकिस्तान से मुझे खुंदक थी, अब चाइना से खुंदक हो गई है, उसका एग्जाम्पल नहीं होगा। एक अमेरिका का पर्सन है, उसने अमेरिका देश में जन्म लिया, अब वो भारत आ गया है, और भारत आकर उसने एक बिजनेस शुरू किया है, और भारत में ही रहता है वो, 1 साल से ज्यादा भारत में रह गया। तो ये भारत का सिटीजन तो नहीं है, क्योंकि सिटीजन होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? उस देश में जन्म लेना पड़ेगा। ये सिटीजन कहाँ का है? अमेरिका का सिटीजन है। लेकिन रेसिडेंट कहाँ का है? रेसिडेंट तो ये इंडिया का है। ठीक है। अच्छा सर, क्या एक पर्सन 2 जगह पर रेसिडेंट हो सकता है, 2 कंट्री में? तो हाँ, वो 2 कंट्री में रेसिडेंट हो सकता है। A person can be resident in more than 1 country. सर क्या एक पर्सन सिटीजन हो सकता है 2 कंट्री का? नहीं बाबू, पाप करवाओगे क्या? अपने अक्षय कुमार को तो जानते होंगे, अक्षय कुमार जो कनाडा का सिटीजनशिप के लिए अप्लाई किया था। तो अगर आप, जैसे मानो मुझे कनाडा का सिटीजनशिप चाहिए, चाहे अमेरिका का सिटीजनशिप चाहिए, तो जिस दिन मैं अमेरिका का सिटीजनशिप अप्लाई करूंगा, तो उस दिन मुझे अपना भारत का सिटीजनशिप छोड़ना पड़ेगा। मतलब या तो आप भारत के सिटीजन कहलाओगे, या तो अमेरिका के सिटीजन बनाओगे। तो रेसिडेंट आप 2 कंट्री के हो सकते हो, बट सिटीजन आप 2 कंट्री के नहीं हो सकते। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अब देखिए, इनकम के 2 कॉन्सेप्ट, एक होता है फैक्टर इनकम
और दूसरा होता है ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम रेफर्स टू द इनकम, फैक्टर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या क्या होते हैं आपको? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पता है सर? मत बताओ। लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। तो जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज, इन लोगों ने जो पैसे रिसीव किया फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, इनकी मदद से प्रोडक्शन किया जाता है। और जैसे एक लेबर है, एक लेबर ने मेहनत करके प्रोडक्शन करवाया, तो उसे जो पैसा मिला उसे कहेंगे फैक्टर इनकम। मतलब समझ लो, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ और आपने मुझे पैसा दिया, इसे बोलेंगे फैक्टर इनकम। अगर आपने कोई सर्विस दिया है और उसके बदले आपको पैसा मिल रहा है, उसे बोलेंगे फैक्टर इनकम। इसे हम जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे ना, तो इट इज एडेड इन नेशनल इनकम। इसे हम नेशनल इनकम में, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते समय इसे टेकिंग इनटू अकाउंट करते हैं। ट्रांसफर इनकम, सरकार से मुझे वृद्धा पेंशन मिला, अनएम्प्लॉयमेंट पे बेरोजगार बैठा हुआ हूँ, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस मिला, ठीक है। मतलब वैसा काम, जैसे मान लो मुझे अपने फ्रेंड से गिफ्ट मिला, तो क्या मैंने उसके लिए खून पसीना मेहनत किया? कुछ नहीं किया, ऐसे ही मिल गया पैसा, तो सब बोलेंगे ट्रांसफर इनकम। अगर आपने प्रोडक्टिव सर्विस दी है, जैसे बताओ रेंट मिल रहा है, तो क्या वो हमारा फैक्टर इनकम है या ट्रांसफर इनकम? सर हम बताएंगे सर रेंट का मिलता है जब हम लैंड देते हैं, तो वो हमारा फैक्टर इनकम है। सर इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसे फैक्टर इनकम बोलोगे ट्रांसफर इनकम बोलोगे? सर कैसी बात कर रहे हो, उसे बोलेंगे फैक्टर इनकम, क्योंकि आपने कैपिटल दिया तो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। ट्रांसफर इनकम का मतलब बता दिया मैंने ना, ट्रांसफर इनकम रेफर्स टू द इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। आपने कोई सर्विस दिया ही नहीं, आपको पैसा मिल गया। स्कॉलरशिप, अरे हाँ सर स्कॉलरशिप के लिए तो कुछ करते ही नहीं है, तो इसे बोल सकते हैं हम वन साइडेड कॉन्सेप्ट, यूनिलेटरल भी बोलते हैं, ठीक है। और इसे आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते समय आप इसे ऐड नहीं करो, ठीक है। नेशनल इनकम में कौन सा इनकम आता है सर? फैक्टर इनकम आता है। कौन सा इनकम नहीं आता है सर? ट्रांसफर इनकम नहीं आता है, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। आइए फाइनल गुड्स देखते हैं। फाइनल गुड्स क्या होता है? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। वैसे गुड्स जिसका यूज आप कंजम्पशन के लिए कर रहे हो या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कर रहे हो, उसे हम बोलेंगे फाइनल गुड्स। एग्जाम्पल, मार्कर जो है, ये मार्कर मैंने अपने कंजम्पशन के लिए कर रहा हूँ, तो ये क्या हो गया मेरा फाइनल गुड्स। ये जो बोर्ड है, ये मैं अपना यूज इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कर रहा हूँ, तो क्या हो गया फाइनल गुड्स। लेकिन यही गुड्स अगर किसी शॉपकीपर के पास जाता और उसे वो रीसेल करता या फिर इसकी मदद से फर्दर प्रोसेसिंग करता, तो उसे हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। ध्यान से सुनिए, फाइनल गुड्स वो गुड्स को कहेंगे जिसका यूज या तो आप कंजम्पशन के लिए कर रहे हो या तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए। कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट याद रखना। फाइनल गुड्स चेक करना पड़ेगा आपको कि यार गुड्स का कंजम्पशन या तो गुड्स का यूज या तो कंजम्पशन के लिए हुआ है या तो इन्वेस्टमेंट के लिए, तो आप उसे बोल दोगे फाइनल गुड्स। गुड्स परचेज बाय हाउस होल्ड एज दे आर मीन फॉर फाइनल कंजम्पशन। जैसे मान लो मैंने अपने घर के कपड़े खरीदे, तो क्या मैं इसे बेच रहा हूँ? नहीं सर, कैसी बात करो, पहन रखे हो, तो क्या हो गए फाइनल गुड्स। मैंने सब्जी खरीदा पकाने के लिए, क्या मैं उसे बेच रहा हूँ? नहीं सर, खुद खा रहे हो, तो क्या हो गया फाइनल गुड्स। तो फाइनल गुड्स क्या होगा? जो भी हाउस होल्ड हम लोग जो खरीदते हैं अपने कंजम्पशन के लिए, तो उसे कहते हैं हम फाइनल गुड्स, या तो कंजम्पशन या तो इन्वेस्टमेंट। गुड्स परचेज बाय फर्म फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। जैसे मान लो मेरी एक बिजनेस है
और मैंने अपने बिजनेस के लिए एक कंप्यूटर खरीद लिया, तो क्या वो फाइनल गुड्स होगा? हाँ जी सर। क्यों? क्योंकि आप उसे इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए यूज कर रहे हो। तो सर बताओ कैसे, किस चीज को फाइनल गुड्स बोलेंगे? लिस्ट बता दो ना सर, लिस्ट याद करने में आपको कोई लिस्ट नहीं है। आपको चेक करना पड़ेगा कि यार वो गुड्स का कंजम्पशन हो रहा है या फिर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगर दोनों, या तो कंजम्पशन हो रहा हो या तो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अगर ये आप ये क्वेश्चन पूछते हो क्या यार कंजम्पशन हो रहा है या इन्वेस्टमेंट हो रहा है, अगर उसका जवाब मिलता है हाँ, तो आप बोलते हो यार ये फाइनल गुड्स है। अगर उसका जवाब मिलता है ना, तो क्या होगा? इंटरमीडिएट गुड्स। ये इंटरमीडिएट गुड्स देखते हैं। इंटरमीडिएट गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन। या तो आप उसे रीसेल कर दो या तो उसका आप फर्दर प्रोडक्शन कर दो। एग्जाम्पल से दूध का पैकेट देखे हो जो आता है, छोटा सा पैकेट अमूल दूध, हाँ सर देखें, तो देखते हो डेयरी शॉप पे जाते हो आप, तो वो दूध बेचता है, तो वो दूध खरीदता है किस लिए? डेयरी शॉप वाला बेचने के लिए। तो क्या हो जाएगा? वो इंटरमीडिएट गुड्स। और सर फर्दर प्रोसेसिंग एग्जाम्पल दो ना सर, ये तो समझ में आ गया। रीजन फर्दर प्रोसेसिंग, तो दूध का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। आप हलवाई दूध से क्या बनाता है? मिठाई बनाता है। तो दूध का मदद करके, दूध की हेल्प से फर्दर प्रोसेसिंग करके क्या बना रहा है? उसे क्या बना रहा है? स्वीट्स बना रहा है। तो क्या बोलेंगे हम? इंटरमीडिएट गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स इंक्लूड्स गुड्स परचेज फॉर रीसेल, परचेज फॉर रीसेल और गुड्स यूज फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। सर यार मजा नहीं आ रहा है, आप मुझे बताओ कौन सा गुड्स फाइनल गुड्स, कौन सा गुड्स इंटरमीडिएट गुड्स? भाई मुझे नहीं मालूम। गुड्स को चेक करो, गुड्स का चेक करो यूज ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट से पता नहीं चलेगा, आप उसका यूज देखो। अगर उसका यूज कंजम्पशन हो रहा है, कंजम्पशन के लिए हो रहा है, रुक जाओ मैं थोड़ा नीचे लिखता हूं, समझ में तो आ गया, आप नोट कर लो। अगर गुड्स का यूज कंजम्पशन या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए हो रहा है, तो उसे हम कहते हैं, हम बोलेंगे सर फाइनल गुड्स। और अगर वही गुड्स का यूज रीसेल के लिए हो रहा है या फिर फर्दर प्रोडक्शन के लिए हो रहा है, तो इसे हम बोलेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। वेरी गुड, आप तो बहुत इंटेलिजेंट हो। जैसे एग्जांपल मैंने बोला दूध, अगर दूध को मैं खरीदता हूं खुद के यूज के लिए, तो क्या होगा? वो सर फाइनल गुड्स। दूध को मैं खरीदता हूं किसी और को बेचने के लिए, तो क्या हो जाएगा? वो इंटरमीडिएट गुड्स। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। कि कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं आपके बुक में, आप देख सकते हो कौन से गुड्स को फाइनल गुड्स कहेंगे, कौन से गुड्स को इंटरमीडिएट गुड्स कहेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है, आप उसका यूज चेक करना। प्रोडक्ट से पता नहीं चलेगा, आप उसका यूज चेक करना। अगर आपको यूज लगता है कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट हो रहा है, तो फाइनल गुड्स होगा। और अगर उसका यूज प्रोडक्शन हो रहा है, रीसेल हो रहा है, फर्दर प्रोडक्शन, तो उसे कहेंगे इंटरमीडिएट गुड्स। अगले वीडियो में बात करेंगे इसके अगला चैप्टर के बारे में। सुनो, ये जो चैप्टर है मैंने मतलब मोर देन 80% 90% खत्म कर दिया। कुछ टॉपिक्स है बचे हुए, वो अनइम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।